नमस्कार साथियों। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो क्लास चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी में, जलवायु वाला टॉपिक अपना चल रहा था, उसकी एक क्लास हो गई। आज अपन कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ लेंगे जो महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कम से कम आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन सा ज़्यादा, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं उस पर फोकस करना है अपने को। तो देखिए, जो टॉपिक है ये किताब है, इस किताब के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। और अपना टॉपिक है भारत में जलवायु। भारत में जलवायु अपन थोड़ा सा पीछे वाले को यानी कल वाले को मोटा मोटा देख लेते हैं कि एक तो हमने भारत की जलवायु की बात की थी कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो मैंने 3 प्रकार से इसको बताया था। लास्ट में मैंने जो बताया था मैन की अपने को भारत की जलवायु याद करनी है, वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद हमने उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये सब बातें हमने बात कर ली है। उसके बाद हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। और यहां से भी इस कारक में रटने की बजाय जैसे हमने समझा है उस चीज को, क्योंकि मैंने बताया कि इस टाइप के प्रश्न पूछे कि एक एक अक्षांश पर स्थित 2 बिंदु जिसके तापमान में अंतर रहता है और उसका क्या कारण है, इस टाइप के प्रश्न यहां से आते रहते हैं। तो वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न है। जलवायु वाला टॉपिक ही एक ऐसा टॉपिक है कि ये समझने 90% ये समझने वाला है, 10% आपके ये याद करने वाला है। इसलिए फोकस करके आपको इसको देखना है। फिर हमने इसके आगे जो बात की थी वो हमने की थी ऋतुओं की। और इसमें 4 ऋतुएं, जिसमें एक ऋतु अपन कल पढ़ चुके हैं, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु इसको अपन कल पढ़ चुके थे। और ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम हमने लिखा था वो मध्य मार्च से मध्य जून तक का टाइम। और ग्रीष्म ऋतु में खास करके जिस पर हमने जोर दिया था, जो खास करके जो चीज पढ़नी है वो है पूर्व मानसून वर्षा। पूर्व मानसून वर्षा। और इसमें फिर हमने कुछ नाम देखे थे, प्रश्न यहीं से आते हैं। और वो नाम क्या क्या थे? कालबैसाखी, कालबैसाखी, नार्वेस्टर, चाय वर्षा, या फिर बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा। और उसके बाद आमर वर्षा या मैंगो सावर। और उसके बाद में चेरी ब्लॉसम। यहां से बार बार प्रश्न आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इसको आप ढंग से याद कर लेना, यहां से प्रश्न आते हैं भाई। उसके बाद दूसरी ऋतु हमने शुरू की थी और वो थी आपकी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का जो काल है वो आपके मध्य जून से और मध्य सितंबर तक है लगभग। और इसमें जो चीज पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं मानसून। वर्षा ऋतु में हम क्या पढ़ते हैं? मानसून पढ़ते हैं। और यहां हमने जिस मानसून की बात की थी वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि भारत में जो प्रमुख रूप से बारिश होती है, लगभग 75% बारिश होती है भारत के अंदर, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और यहां पर मानसून की उत्पत्ति से संबंधित कुछ हमने सिद्धांतों की बात की थी, कुछ सिद्धांत या संकल्पना की अपन बात कर रहे थे। और उसके अंदर एक तो सबसे पहले हमने बात की थी तापीय संकल्पना की। तापीय संकल्पना की मैं पीछे वाला थोड़ा सा कनेक्ट करके फिर आगे चल रहा हूं, जो कल हमने पढ़ा था। और तापीय संकल्पना में खास करके जो मैंने बात आपको ये बताई थी
कि यदि किसी स्थान का तापमान उच्च होता है तो वहां का वायुदाब कैसा होगा, वहां का वायुदाब निम्न होगा, या फिर आप कहोगे कि लो प्रेशर। और यदि किसी स्थान का तापमान निम्न यानी कम होता है तो वहां का वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब उच्च होगा, जिसको आप क्या कहते हो, हाई प्रेशर कहते हो। और ये जो ताप, ये संकल्पना जिसके द्वारा दी गई थी उस व्यक्ति का नाम है एडमंड हेली, एडमंड हेली। और इसमें फिर मुख्य रूप से क्या बात याद करनी है कि पवनों की एक विशेषता होती है, हवाओं की एक विशेषता होती है कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, क्योंकि निम्न वायुदाब का जो गैप है उसको भरने का प्रयास होता है यहां पर। इसलिए हमने पढ़ा था कि इधर मरुस्थली इलाके में, जिसमें अपने पश्चिमी राजस्थान है, पाकिस्तान का कुछ एरिया है, ये जो क्षेत्र है यहां पर, और जून के महीने के अंदर जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर गिरती है तो यहां का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ता है तो यहां का वायुदाब कम हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और नीचे हिंद महासागर में उसी टाइम उच्च वायुदाब बनेगा। उस उच्च वायुदाब से पवनें जब निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी तो हिंद महासागर से पवनें जब इधर चलेंगी तो वहां से वो नमी ग्रहण करके आएंगी और उन पवनों में नमी होगी, और उस मानसून को हमने क्या नाम दिया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिया था। और ये फिर भारत की मुख्य भूमि पर टकराकर यहां पर बारिश करवाता है। तो एक संकल्पना तो ये पड़ी थी, जो नॉर्मली, वास्तव में जो नॉर्मली सामान्य जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसके अलावा भी कुछ से कॉन्सेप्ट दिए गए थे, जैसे एक उसके बाद हमने कल बात की थी किसकी, ITC-Z की, ITC-Z की। ये कल हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा। और ITC-Z है, इसमें एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये एक पेटी है, निम्न वायुदाब की पेटी है, जो कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। और ये निम्न वायुदाब की पेटी वैसे तो सामान्यतः साफ साफ दिख रहा है कि भूमध्य रेखा के आसपास ही है, लेकिन जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो फिर ये नीचे की ओर चली जाती है ये। और ये निम्न वायुदाब की पेटी है तो इसका मतलब लो प्रेशर बन रहा है, तो ये भी यहां पर इन मानसूनी पवनों को आकर्षित करने का काम करता है। ये हमने ITC-Z में देखा था। और ये जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी, फ्लोन ने दी थी, फ्लोन ने दी थी। यहां से प्रश्न आता है, यहां से नॉर्मली कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहां से भी इनको भी कनेक्ट करके और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या है, ये देखिए आप, पश्चिम की ओर से ये चलने वाली पवनें हैं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ये पवनें हैं ये। और ये जो पवनें हैं ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पे चलेंगी, ये क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, ऊपरी परत में ये पवनें चलती हैं लगभग 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं। और इनकी दिशा है वो पश्चिम से पूर्व। तो मैंने ये तो बार बार आपको बता दिया कि पवन जिस दिशा से आती है, वायु हवा जिस दिशा से आती है, हमेशा नाम उस दिशा के आधार पर ही होता है। यदि पश्चिम से आ रही है तो फिर वो पश्चिमी है, वो पूर्व से आ रही है तो फिर वो पूर्वी है वो। तो ये पश्चिम से आ रही है, इसलिए इसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा हमने। और ये जो पवन है इसकी गति रहती है 200 से 400 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी प्रति घंटा। इस रफ्तार से ये पवनें चलती हैं, ये बहुत स्पीड से चलती हैं ये पवनें। और इन पवनों की जो सामान्य स्थिति होती है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में होती है, ये उत्तरी अक्षांश के उत्तर में होती है ये।
अब देखो यदि बात अपन भारत में करते हैं, ये तो लास्ट है नीचे की नीचे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बाकी यदि सूर्य उत्तरायण है, यदि सूर्य की किरणें और कर्क रेखा के आसपास गिर रही हैं सीधी, तो फिर बाद में ये जो पवने हैं ये और ऊपर की ओर चली जाती हैं, उच्च अक्षांशों की ओर चली जाती हैं ये। और हम पढ़ते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा है अपन ने, और इस भारत के अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा था कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यहां स्थित है। तो यानी यहां पर हिमालय है। यहां पर देखो आप, जैसे होता यह है कि ये मान लीजिए अपने भारत है, ये भारत है यहां पर, और ऊपर यहां पर हिमालय है, और ये पवने ऐसे चलती हैं ये इस तरह से, इस तरह से। और यहां हम जानते हैं कि यहां है अपने कर्क रेखा, यहां पे क्या है आपके कर्क रेखा। और जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा के आसपास गिरेंगी इस क्षेत्र में, या अपन कहेंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर यदि सूर्य की सीधी किरण गिर रही हैं, तो ये जो पश्चिमी जेट पवनें चलती हैं ये ऊपर की ओर यानी ऐसे बहेंगी, ये ऐसे बहेंगी ये इस तरह से। तो ये हिमालय के उत्तर में बह रही है। कब? जब यहां पर सूर्य उत्तरायण या कर्क रेखा के आसपास है, या मई जून का जो महीना है उस टाइम, तो उस टाइम ये सूर्य की ये पश्चिमी जेट पवने हैं, ये इस हिमालय के उत्तर में, इसलिए ये पवने इनकी गति तेज होती है, इसलिए ये हिमालय से ऊपर में है ना, उत्तर की ओर है, इसलिए ये जो इधर वाला नीचे वाला क्षेत्र है यहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र रहता है। मतलब ये पवने यहां प्रभावित नहीं करेंगी ये। जब आप आगे शीत ऋतु पढ़ोगे तो शीत ऋतु के अंदर ये पश्चिमी जेट पवने हैं, ये अपने भारत के अंदर बारिश करवाती हैं। कैसे करवाती हैं? कि सूर्य फिर बाद में दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन हो गया तो ये फिर बाद में पवने हैं ये नीचे की ओर स्थापित हो जाएंगी ये, और ये पवने शीत ऋतु में यहां बहने लग जाएंगी ये। और फिर इधर भूमध्य सागर से उठकर आने वाले जो भी आपकी ये पश्चिमी विक्षोभ है, यहां से इनसे बारिश करवाती है, जिनको अपने माउट कहते हैं। तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या है ये, कि क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में 200 से 400 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली पवने हैं। जो लास्ट है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आएंगी, बाकी इसके उत्तर में रहेंगी वो। यदि सूर्य उत्तरायण है तो फिर और उत्तर की ओर चली जाएंगी, और जून के महीने में, और ये जो अपने पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये आपके हिमालय के उत्तर में होती हैं। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन है, मकर रेखा के आसपास है, तब ये जेट पवने नीचे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ जाती है, और उस टाइम शीत ऋतु में ये बारिश करवाती है। तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। उसके बाद में देखो एक और जो संकल्पना है, एक भारतीय वैज्ञानिक थे कोटेश्वरम, उन्होंने दी थी, और वो है पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्या? पूर्वी जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम है सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया था? पी कोटेश्वरम ने दिया था। पी कोटेश्वरम भारतीय है, ध्यान रखना, भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया था ये। इन्होंने क्या बताया था? पूर्वी, वो अभी बात कर हम किसकी कर रहे थे? पश्चिमी जेट स्ट्रीम की। ये किसकी बात कर रहा है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। और ये क्या कहता है कि जो आपका तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, और जब सूर्य उत्तरायण यानी सूर्य जब जून के महीने में कर्क रेखा के आसपास होता है, या अपन लिख ही लेते हैं एक बार कि मान लीजिए कि ये जून का महीना है ये, और इस टाइम सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर गिरती है। इस टाइम अपने यहां पर खूब गर्मी पड़ती है, और तिब्बत का पठार जो एक बड़ा पठार है, विश्व का सबसे बड़ा पठार हम जानते हैं तिब्बत का पठार है, और ये जो तिब्बत का पठार है ये गर्म हो जाता है एकदम। और वैसे भी आप जानते हैं कि पत्थर होता है, और एक बड़े क्षेत्र में पत्थर है तो फिर वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा वो। तो अपने आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसका जो आसपास का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, उसकी तुलना में क्या होता है, यहां का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है उसकी तुलना में। मतलब यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो पवने क्या होंगी? तापमान बढ़ेगा तो पवने क्या होंगी? पवने ऊपर उठेंगी। इसका मतलब वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, और ये पवने ऊपर उठकर उस तिब्बत के आसपास, यहां देखिए बार मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये यहां पर ये इंडिया है आपका,
एक मिनट, ये इंडिया है, ऊपर यहां तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है यहां पर, और ये गर्म हो जाएगा, और ये यहां पर कर्क रेखा है, मान लीजिए जून का महीना है, इस टाइम यहां पर ये गर्म हो जाएगा, और गर्म मतलब तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो ये पवने ऊपर उठेंगी, पवने ऊपर उठकर और नीचे की ओर ये ऐसे गति करेंगी ये, और फिर इधर से ये ऐसे इधर आएंगी तो पूर्व दिशा से आती हुई प्रतीत होंगी, इसलिए इनको अपन बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी तो यहां पर हिंद महासागर से और इस क्षेत्र से ये क्या कर लेंगी, नमी ग्रहण कर लेंगी, और इधर अपन यहां एक महाद्वीप पढ़ते हैं जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में यहां नीचे एक महाद्वीप द्वीपीय देश है जिसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। और इस मेडागास्कर के आसपास जब ये नमी ग्रहण कर लेंगी तो ये पवने हो जाएंगी भारी, और ये पवने आगे जाके और यहां पर ये पवने क्या करेंगी, नीचे उतरेंगी, ये भारी हो जाएंगी तो नीचे उतरेंगी, नीचे उतरेंगी तो यहां बढ़ेगा हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब का केंद्र, और इसी टाइम इस क्षेत्र में यहां क्या बन रहा है अपने, लो प्रेशर यानी निम्न वायु दाब का केंद्र। अब ये पवने जो इधर से गई थी, इधर से ये पवने गई थी, ऊपर ऊपर गई थी ये, क्योंकि ये हल्की है और ऊपर की तरफ चली गई है, यहां से ये नमी ग्रहण करके भारी हो गई है, होते होते यहां तक जब पहुंचती तो बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, ये पवने नीचे उतरती हैं, नीचे उतरती है तो यहां हाई प्रेशर बनेगा, यहां उस टाइम हम जानते हैं कि निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, इसलिए ये पवने जो हाई प्रेशर बना है ये पवने वापिस इधर आकर्षित होंगी ये, और फिर मैंने आपको बताया कि पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तो फिर पवनों की ये दिशा होगी, ये पवनों की दिशा वापिस से ऐसे होंगी, तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये मैंने आपको कल ही बताया, ये दिशा कौन सी हो गई आपकी, दक्षिणी पश्चिमी, और इसलिए इस मानसून को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये कोटेश्वरम का सिद्धांत है, ये कोटे भाई सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे ना कि पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, कोटेश्वरम ने दिया था, ये इसके अंदर है क्या, तो वो अंदर वाला मैटर तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैंने अंतर आपको बताया कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम में अंतर क्या है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम तो पवने हमेशा चलती रहती हैं वो तो, ठीक है ना, और वो तो जब सूर्य उत्तरायण है तो फिर वो हिमालय के ऊपर की ओर चलती रहती है, उत्तरी ध्रुव तक ही। उसके बाद में जब जैसे ही सूर्य नीचे दक्षिणायन मकर रेखा के पास चला जाता है तो फिर वो नीचे की ओर स्थापित हो जाती हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम अलग है, ये अलग है, और ये जो संकल्पना दी है ये किसने दी थी, ये कोटेश्वरम ने दी थी ये। तो उन्होंने कोटेश्वरम ने भी ये बताया था कि यहां पर अपने जो बारिश या इस मानसून का कारण है वो ये है, ये कोटेश्वरम ने बताया था ये। तो हमने जो अभी तक चीजें पढ़ी हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पर मानसून के अंदर तापीय संकल्पना पढ़ ली, उसके बाद में हमने IITCZ ये संकल्पना पढ़ ली, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की पढ़ ली, और उसके बाद में पूर्वी जेट स्ट्रीम की पढ़ ली, ठीक है। तो कुछ भी हो लेकिन यहां पर अपने बारिश होती है। अपने को मेन याद रखना है इस मानसून का नाम, और उस मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उस मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आपको मेन चीज ये याद रखनी है, अपने भारत में बारिश होती है वो इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। एक चीज और अपन बार बार पढ़ते हैं और अपने यहां से प्रश्न आता भी है, अल नीनो और ला नीनो, अल नीनो व ला नीनो, अल नीनो व ला नीनो, ये दो चीजें, और इसका प्रभाव अपने भारतीय मानसून पे पड़ता है। प्रश्न इससे कनेक्ट करके पूछा जाता है। तो अल नीनो क्या है, अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, ये है ना, स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या है, शिशु ईसा। क्या, शिशु ईसा। देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर क्या होता है कि जब आप विश्व का मानचित्र आप पढ़ते हो, विश्व का मानचित्र आप पढ़ते हो तो यहां देखिए, यहां नीचे यहां पे है दक्षिणी अमेरिका, यहां पे क्या है आपके, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहां पर एक देश पड़ता है पेरू, जिसका नाम क्या है, पेरू। तो इसका जो तटीय क्षेत्र है वो पेरू तट कहलाएगा, और यहां जो महासागर है इसके पास में इधर जो महासागर है वो आपके क्या है, प्रशांत महासागर है, वो क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसके इधर आप आओगे तो यहां आप ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हो, इधर यहां आप ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हो, इधर इसके नीचे इधर आप ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो आप, फिर आप इधर आओगे तो इधर आप यहां पर इंडिया को पढ़ते हो, ये आपके इंडिया हो गया, ये आपके इंडिया हो गया। और हम क्या पढ़ रहे हैं,
थोड़ा ध्यान से सुनो, अपन ज्यादा इस पे कोई फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कि ये कैसे प्रभावित करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं बार बार, हम पढ़ रहे हैं इस मानसून का नाम, एक मिनट, क्या? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून का नाम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ रहे हैं अपन, तो यहां देखो अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म जलधारा है। इसको एक बार छोड़ दो आप, एक बार अपन अल नीनो पे सॉरी, एक बार अपन सिर्फ अल नीनो की बात करते हैं। अल नीनो क्या है? ये एक गर्म जलधारा है। ये क्या है? गर्म जलधारा है। और ये हमेशा प्रवाहित नहीं होती है। ये लगभग 3 से 8 वर्ष के अंतराल पर ये कभी कभी प्रवाहित होती है। ये यहाँ पेरू तट के पास प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है 3 से 8 वर्ष के अंतराल पर। उसका नाम है अल नीनो। क्या नाम है? अल नीनो। और जैसे ही गर्म जलधारा प्रवाहित होगी, तो गर्म है इसका मतलब तापमान क्या है? तापमान क्या है? कॉन्सेप्ट वही आएगा वापस। तापमान क्या है? बढ़ गया। और तापमान बढ़ गया तो वायुदाब क्या हो गया? वायुदाब कम हो गया। यानी आप क्या कहोगे? लो प्रेशर। यानी यहां जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? लो प्रेशर की बढ़ेगी। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, इधर ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, क्योंकि यहां क्या था? यहां हाई प्रेशर था। इधर यहां पे क्या बन रहा था? लो प्रेशर बन रहा था। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसी टाइम स्थिति कभी कभी ये हो जाती है कि इधर भी निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। तो ये जो पवने जिस आकर्षण से इस दक्षिणी पश्चिमी, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है या दक्षिणी पश्चिमी जो पवने हैं, ये जिस आकर्षण से इधर बढ़ रही हैं, उतना आकर्षण हो नहीं पाता है। ये डाइवर्ट इधर हो जाती हैं। ये डाइवर्ट इधर हो जाएंगी ये पवने, तो बताओ भारत के मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां बारिश कम होगी। तो वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अल नीनो है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ क्या है? शिशु ईसा। देखो इसके अंदर बहुत सारा कुछ भी लिखा होगा, लेकिन शॉर्ट के अंदर आपको समझने में यही है। अल नीनो का मतलब क्या है? शिशु ईसा। ये अल नीनो वास्तव में क्या है? गर्म जलधारा है, जो कि लगभग 3 से 8 वर्ष के अंतराल पर, कभी 3 साल से, कभी 5 साल से, कभी 7 साल से, कभी 8 साल से, यहां पर पेरू तट, दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू, उसके तट, यहां पे है प्रशांत महासागर। यहां ये कई बार ये गर्म जलधारा प्रवाहित होने लग जाती है इसी टाइम। तो जब गर्म जलधारा प्रवाहित, इसका मतलब तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ने का मतलब वायुदाब कम हो गया, मतलब लो प्रेशर की स्थिति हो गई। इधर ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की तरफ बढ़ रहा था, ये जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था वैसे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका आकर्षण इधर भी हो गया। इसलिए ये क्या हो गई? इधर डाइवर्ट हो गई थोड़ी। इधर डाइवर्ट हो गई तो बताओ क्या होगा? बारिश कम होगी? नहीं होगी? बारिश कम होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न ये बनता है कि अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, क्या पड़ेगा? वर्षा कम होगी। वर्षा क्या होगी? कम होगी। यदि अल नीनो की स्थिति आती है तो वर्षा कम होगी। और कैसे याद करोगे? इस शब्द से इसे याद करोगे, इस शब्द से ही याद करोगे। वर्षा कैसे होगी? अल्प, ऐसे अल, ऐसे अल्प। और तो क्या करे? अल नीनो, क्योंकि शब्द एक जैसे है ना, दिक्कत हो जाती है वहां पर कि वो गर्म जलधारा अल नीनो है, ला नीनो है। तो ऐसे अल नीनो, ऐसे अल्प, यानी अल नीनो का प्रभाव ये पड़ेगा, बारिश अल्प होगी, यानी बारिश कम होगी। क्लियर मेरी बात? इतनी रट लेना, ये बार बार ये प्रश्न आता है ये, ठीक है। तो ये अल नीनो। और ला नीनो की स्थिति में क्या होता है? ला नीनो की स्थिति भी सेम यही बढ़ती है। ला नीनो की स्थिति भी सेम यही बढ़ती है, यही स्थिति बनती है ला नीनो की। लेकिन ला नीनो की स्थिति में क्या होता है कि तापमान होता है वो क्या हो जाता है? यहां पर कम हो जाता है। जैसे यहां तापमान बढ़ रहा था ना, तो ला नीनो की स्थिति में क्या हो जाता है? ला नीनो की स्थिति में इससे पेरू तट पर क्या होगा? इस पेरू तट पर क्या होगा? तापमान हो जाएगा कम। तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तापमान कम होने का मतलब क्या है? वायुदाब बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? वायुदाब बढ़ जाएगा। यानी अपन क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर की स्थिति बोलेंगे। अब देखो इसको, देखो आप इधर मान लीजिए ला नीनो की स्थिति है, तब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बन रहा है हाई प्रेशर। यहां हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर। ये इधर जा रहा है, ये इसको और धक्का देगा, ये दोनों तरफ से धक्का लगेगा, तो यहां खूब बारिश होगी। तो ला नीनो के कारण क्या होगा? ला नीनो का कारण क्या होगा? ला नीनो के कारण भारत में वर्षा अधिक होगी। भारत में वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। ये बात याद रखनी है आपको। ला नीनो और अल नीनो, ये दोनों बातें याद रखोगे आप। ला नीनो के कारण भारत में वर्षा अधिक होगी, जबकि अल नीनो के कारण भारत में वर्षा कम होगी। ये थोड़ी सी आपको बातें याद रखनी है। ये स्टेटमेंट के रूप में बार बार प्रश्न आता रहता है।
क्लियर मेरी बात? तापीय संकल्पना भी याद रखना है कि यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा अपने और उधर का तापमान कम हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब, वहां उच्च वायुदाब, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और उधर से जो पवनें आ रही हैं वो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में पहले कल मैंने बताया था आपको, फिर जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो कोरियोलिस बल के कारण ये क्या हो जाएंगी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में भारत की ओर बढ़ेंगी। क्लियर? तापीय संकल्पना। आईटीसीजेड भी क्या है? निम्न वायुदाब का केंद्र। ये निम्न वायुदाब का केंद्र, ये जो पेटी है निम्न वायुदाब की पेटी, आईटीसीजेड की पेटी, ये पेटी वैसे तो भूमध्य रेखा के आसपास ही है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच की है, लेकिन सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो ये पेटी भी उत्तर की ओर खिसक जाएगी। भाई खिसकने का मतलब ये नहीं, खिसकने का मतलब ये है कि वो निम्न वायुदाब ऊपर की ओर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। और निम्न वायुदाब बनेगा क्योंकि जब तापमान बढ़ रहा तो निम्न वायुदाब बनेगा। तो आईटीसीजेड के अंदर ये हो रहा है, तो वही स्थिति सेम वही बढ़ रही है ना, वहां पर भी निम्न वायुदाब बढ़ रहा है तो वहां पर भी लो प्रेशर बढ़ रहा है, तो फिर वो हाई प्रेशर से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उसके बाद मैंने आपको पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के अंदर यही है कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वो इतना प्रभावित करता है कि इससे यदि वो फिर नीचे की तरफ बहती है पवने तो फिर वो उस हिसाब से निम्न वायुदाब का केंद्र नहीं बनता। बाकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम का जो रोल है वो मुख्य रूप से शीत ऋतु के अंदर है। पूर्वी जेट स्ट्रीम का रोल जो कि कोटेश्वर ने बताया था, उन्होंने जो बात बताई थी सेम वही है कि भाई तिब्बत का पठार है, वहां तापमान उच्च हो गया तो वो आसपास की तुलना में पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, निम्न वायुदाब का केंद्र पवने ऊपर जाएंगी, उसके बाद वो नीचे की ओर गति करेंगी, गति करके मेडागास्कर के पास उतरेंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि वो फिर बाद में नमी ग्रहण कर लेती हैं तो वो भारी हो जाती हैं वो, तो फिर वो हाई प्रेशर लो प्रेशर। बात कुछ भी हो, बात मेन बात यही है कि अपने भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है ये। और इसके अंदर इतनी बात याद रखनी है कि यहां पर उच्च वायुदाब है और नीचे निम्न वायुदाब है, इसलिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें गति करती हैं और यहां पर अपने बारिश होती है। मैंने इस शब्द को याद रखना आपको, दक्षिणी पश्चिम मानसून। कुछ भी हो अपने बारिश होती है दक्षिणी पश्चिम मानसून से। ला निनो और अल निनो वाली बात मैंने बता दी। अल निनो में क्या होता है, पेरू तट के पास है, वहां पर वो गर्म जलदार है, इसलिए गर्म है तो तापमान बढ़ गया तो वायुदाब कम हो गया, इसलिए जो दक्षिणी पश्चिम मानसून अपने भारत की ओर बढ़ रहा था वो डाइवर्ट हो गया, वो उधर भी वो चला गया, इसलिए उसका फर्क ये पड़ा कि अपने यहाँ पर बारिश कम हुई। जबकि ला निनो में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो फिर वहां उच्च वायुदाब, तो फिर इधर से तो हाई प्रेशर से इधर से तो आ रही है पवने, वो उधर से भी वो धक्का देंगी वो, ठीक है ना, इसलिए और ज्यादा बारिश होगी वो। तो ला निनो के कारण ज्यादा बारिश, अल निनो के कारण कम बारिश। अब मेन मुद्दा यही है कि अपने बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने भारत की ओर बढ़ता है। अब इसको आप ध्यान से देखो, आप इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं, कि एक बार अपन सिर्फ इसे दक्षिणी भारत पे फोकस करते हैं कि यहां से नीचे ये जो पवनें आ रही हैं, ये पवनें आ रही हैं, ये जो पवनें आ रही हैं इधर से, है ना, और यहां पर ये पवनें आ रही हैं, इन्हें, है ना, इन मानसूनी पवनों को हमने क्या नाम दिया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये मानसूनी पवनें भारत की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। अब आगे जब ये आएंगी तो यहां हम पढ़ते हैं, यहां अपने क्या है, यहां पर अपने है अरब सागर, क्या है? अरब सागर। इधर अपने क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अपने भारत में सबसे पहले इस मानसून से बारिश होती है, पूरे भारत की बात करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि ये चीज पूछ ले कि भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है, भारत में सर्वप्रथम वर्षा होती है, भारत में सर्वप्रथम वर्षा होती है, तो सर्वप्रथम वर्षा कहां होगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले अपने जो वर्षा होती है वो कहां होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर? मानसून का नाम रट लेना दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इससे बारिश सबसे पहले कहां होगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन भारत की मुख्य भूमि की बात करें भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि पर सबसे पहले जो वर्षा होगी वो होगी आपके कहां पर? केरल में। कहां होगी?
केरल में। डिपेंड ऑप्शन पे है, ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको। और केरल में जो मानसून आने की तिथि है वो 1 से 5 जून है। 1 से 5 जून के बीच में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने यहां इससे केरल की भूमि से टकरा जाएगा। और जब ये इधर आएगा तो इसके ऊपर से जो गुजरेगा, इसके ऊपर से गुजरेगा उसको बोलेंगे अरब सागर की शाखा, और इसके ऊपर से जो मानसून गुजरेगा उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी अपने मानसून कौन सा आया? अपने मानसून आया दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा आया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे कितने भागों में डिवाइड हो गया? 2 भागों में। ये अपन कहें तो इसकी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं इसकी। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं इसकी। 2 शाखाएं हैं। वो 2 शाखाएं कौन सी है? एक आपकी है अरब सागर की शाखा, एक आपकी अरब सागर की शाखा, क्योंकि अरब सागर के ऊपर से गुजर रही है, वहां से नमी इकट्ठा कर रही है। और उसके बाद में दूसरी है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये 2 शाखाएं हैं। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिम मानसून 2 भागों में डिवाइड हो गया। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब ये अरब सागर की शाखा है, इसकी फिर बाद में कुछ है उपशाखाएं हैं। मतलब है उपशाखा का मतलब यही है कि भाई अलग अलग स्थानों पे बारिश करवाते हैं, हमने उनको नाम दे दिया। इनकी उपशाखा में सबसे पहले है पश्चिमी घाट की उपशाखा। क्या? पश्चिमी घाट की उपशाखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एक अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न बार बार आता है पश्चिमी घाट की उपशाखा से। कैसे आता है सुनो ध्यान से, एक बार वापस आप पीछे वाले डायग्राम पे जाओ। यहां देखो, यहां अपने यहां पश्चिमी घाट है। ये क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है। ये और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो अरब सागर से गुजरा, तो अरब सागर की शाखा हो गई वो। और ये अरब सागर की शाखा जैसे ही टकराएगी, देखो मानसून से बारिश कब होगी? मानसून से बारिश तभी होगी जब उसके सामने अवरोध होगा, अदरवाइज बारिश नहीं होगी। अब ये जैसे ही इधर आगे जा रहा है तो सामने इसके क्या आ गया? पश्चिमी घाट आ गया। तो इस पश्चिमी घाट से टकरा के यहां इस पश्चिमी तट पर यहां खूब बारिश होगी। लेकिन जस्ट इसके यानी इस पश्चिमी घाट के जस्ट पूर्व में बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में ये अवरोध के रूप में आ गया। और इधर ये रह गया वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। यानी ये पश्चिमी घाट की शाखा है। ये बारिश कहां करवाती है? ये बारिश करवाती है इस पश्चिमी घाट के पश्चिम में, या आप भौतिक प्रदेश में पढ़े हैं तो पश्चिमी तट पे। लेकिन क्या इसके इधर पूर्व साइड में बारिश होगी? हाँ होगी, लेकिन कम होगी, उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी ये। और उसका कारण है इसकी वृष्टि छाया प्रदेश। भाई बीच में ये एक छाया के रूप में आ गया है ये आगे, और वो बारिश नहीं करवा पाया। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपके। ये जो पश्चिमी घाट की उपशाखा है, इससे बारिश कहां होगी? तो इससे खूब बारिश कहां होगी? पश्चिमी घाट के, ये स्टेटमेंट में खूब आते हैं, ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में। भाई पश्चिम हो गया ना ये, देखो इधर ये पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिम में हो गया ये, है ना। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, और पश्चिम में क्या है इसके? पश्चिमी तट। पश्चिम में क्या है इसके? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर तो खूब वर्षा कराती है, खूब वर्षा कराती है। लेकिन 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 याद ये रखना है, पश्चिमी घाट के पूर्व में इसके वृष्टि छाया प्रदेश के कारण, इसके वृष्टि छाया प्रदेश के कारण वर्षा इतनी नहीं हो पाती है, कम होती है, इतनी नहीं हो पाती है। ये स्टेटमेंट में ये बात थोड़ी सी याद कर लेना। अब इसमें क्या रटना है, इसमें समझना है इसमें कि भाई इधर यहां ये पश्चिमी घाट है आपका, इस पश्चिम घाट से टकराएगा, इधर बारिश होगी, इधर नहीं होगी, है ना। तो एक आपकी जो इसकी उपशाखा हो गई वो पश्चिमी घाट की उपशाखा हो गई, किसकी? अरब सागर की। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बात करते हैं अपन इस पश्चिमी घाट की एक शाखा तो हो गई, सॉरी अरब सागर की शाखा की, अरब सागर की जो शाखा है इसकी एक उपशाखा तो हो गई पश्चिमी घाट की उपशाखा। दूसरी इसकी जो उपशाखा है ना, वो आपकी है नर्मदा ताप्ती उपशाखा। नर्मदा ताप्ती उपशाखा। देखो हम जब पढ़ते हैं आगे
जब हम पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, नर्मदा ताप्ती, ये कैसे, जैसे आप पढ़ते हो ना, हमने पीछे पढ़ा है ये चीजें, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये आपके पश्चिमी घाट हो गया, ठीक, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये इस यहां बारिश हो गई, ये आपके इधर क्या है, यहां आपके क्या है, यहां है आपके अरब सागर, तो ये अरब सागर की शाखा हो गई, ये अरब सागर है ये। उसके बाद में अपने बारिश होगी पश्चिमी घाट की जो उपशाखा है, उससे बारिश तो इसके पश्चिम में होगी। इधर हमने पढ़ा है, यहां पर हमने पढ़ा है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, है ना। ये नदी कौन सी है आपकी, नर्मदा नदी। ये नदी हमने कौन सी पढ़ी थी पीछे, ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी हमने पढ़ी है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों घाटी में बहती है। ये ऊपर इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे इसके सतपुड़ा, उसके बाद में अजंता, ठीक है ना। तो यहां ये घाटी में बहती है, तो उसके एक शाखा तो कहां चली गई, इसकी एक उपशाखा तो कहां चली गई, इधर चली गई। तो इसने तो बारिश यहां करवा दी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ये उसके बाद आगे नहीं जाएगी, तो आगे यहां जाएगी, यहां जाएगी तो इस घाटी के माध्यम से, और ये आगे जाके बारिश करवाएगी। तो दूसरी इसकी जो उपशाखा है वो कौन सी है, नर्मदा ताप्ती उपशाखा, ठीक है ना, नर्मदा ताप्ती उपशाखा। क्लियर मेरी बात। उसके बाद में तीसरी कौन सी है, तीसरी है इसकी कौन सी, गुजरात की उपशाखा, गुजरात के मैदान की उपशाखा, गुजरात के मैदान की उपशाखा, ये इसकी तीसरी उपशाखा है। ये क्या करेगी, ये आगे, उसके बाद में देखो आप थोड़ा समझो इसको, इसके बाद में आगे क्या होगा, मैं नए डायग्राम से दिखाता हूं आपको कि ये मान लीजिए ये अपने भारत है, ये है ना, ये भारत है, ये भारत है ना। ये वैसे तो समझाएं तो बहुत टाइम लगता है इसमें, धीरे धीरे अपन पढ़े ना तो 2-3 घंटे अपने को, लेकिन अपने को किताब आपको दे रखी है, उस किताब में आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये आपके हो गई आपकी कौन सी, पश्चिमी घाट की उपशाखा। इधर ये चली गई आपकी नर्मदा और ताप्ती घाटी की उपशाखा। यहां अपने पड़ती है अरावली पर्वतमाला, क्या पड़ती है, अरावली पर्वतमाला, ये गुजरात का मैदान है। इधर जो उपशाखा जाएगी तीसरी, वो गुजरात के मैदान की उपशाखा है। ये गुजरात के मैदान की उपशाखा इधर अरावली में तो दक्षिणी भारत में खूब वर्षा करा लेगी वो, यहां तो खूब बारिश करवा लेगी वो, लेकिन इसके पश्चिम में यहां जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें वर्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे कोई अवरोध नहीं है ना। और आगे जाके ये टकराएगी कहां, ये आगे टकराएगी हिमालय में, और हिमालय में यहाँ हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इस बेल्ट में आगे जाके टकरा के खूब बारिश करवाएगी। यानी जो इस पश्चिमी मरुस्थल के ऊपर से जो शाखा अरब सागर की शाखा गई, या फिर अपन कहें तो गुजरात के मैदान की जो उपशाखा गई थी, वो अपने ऊपर से जाके और जाके ये कहां, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश करवाती है ये। तो इसकी 3 उपशाखा हो गई आपकी। क्लियर मेरी बात ये। तो यहां पर देखो इसको एक बार वापिस यहां देखिए आप, हम बात कर रहे थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा की पहली उपशाखा है पश्चिमी घाट की उपशाखा, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो खूब वर्षा करवाएगी, लेकिन पूर्व में नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उसके वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएगी। उसके बाद में है नर्मदा ताप्ती उपशाखा। नर्मदा ताप्ती है, ये नर्मदा ताप्ती जो घाटी है उस घाटी में वर्षा कराती हुई ये आगे जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। फिर गुजरात के मैदान की उपशाखा, ये गुजरात के मैदान की उपशाखा में आपको इतना ही याद रखना है कि मतलब ये इधर आपके पश्चिमी राजस्थान से जाएगी, ये पश्चिमी राजस्थान से जाएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ये वर्षा नहीं करा पाएगी। और उसका कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरना। हम यही तो पढ़ते हैं नॉर्मली कि अरब सागर की शाखा है वो इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती है। तो ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम को देखो आप, यहां से ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर, इसके समानांतर ऊपर गुजर जाती है, इसलिए इधर ये बारिशें नहीं करवा पाती है ये। तो ये लैंग्वेज में लिखने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, समझना जरूरी है क्योंकि ये डायग्राम सॉरी अपने किताब के अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा हमने क्या है, दूसरी जो इसकी हमने शाखा है वो कौन सी ली है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा का मतलब यह है, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके और आगे ये भारत की तरफ बढ़ती है। तो देखो वो कैसे कि यहां देखिए, यहां पर आपके ये देखो इधर ये बंगाल की खाड़ी है आपके, यहां आपके ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये है ना। इधर आपके ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया तो ये तो अरब सागर की शाखा हो गई, इधर से गुजरा वो बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। इसकी उपशाखा में सबसे पहले 1 नंबर पे उपशाखा है, उसका नाम है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट बोल दो या पूर्वी तट बोल दो, पूर्वी तट उपशाखा, उप शाखा।
और ये जो पूर्वी घाट या पूर्वी तट उपशाखा है, ये क्या करे, ये है यहां पर देखिए, ये पूर्वी घाट है, ये हमने पढ़ा है, ये कटा फटा यहां पर एक घाट है, उसका नाम है पूर्वी घाट, ये आपके पूर्वी तट है। तो ये जो बारिश है ये यहां पर पूर्वी घाट में या पूर्वी तट पर ये बारिश करवाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, इस मानसून से यहां पर जो हम तट पढ़ते हैं खास करके, जिसका नाम है कोरोमंडल तट या तमिलनाडु का तट, यहां बारिश नहीं हो पाती है। ये इसका कारण क्या है, उसका यहां बारिश नहीं होने का कारण है, यानी मैं यही लिख रहा हूं बात है कि जो कोरोमंडल तट है, ये आपका जो कोरोमंडल तट है ना, तमिलनाडु के आसपास, या इसको तमिलनाडु तट बोल सकते हो आप, इस तट पर और वर्षा नहीं होने का कारण क्या है, किससे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इस दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होने का कारण क्या है, इसका कारण दो है। इसका कारण एक तो ये कि जो ये इधर आपके पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की जो उपशाखा है इधर, एक कारण तो ये है कि जो आपकी ये पश्चिमी घाट उपशाखा है, जो पश्चिमी घाट की उपशाखा है, इसके तो वृष्टि छाया प्रदेश में रह गया ये इधर, इसलिए बारिश नहीं हो पाई। और इससे बंगाल की खाड़ी शाखा के इसके समानांतर रह गया ये भाई, इसके तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ गया और इसके ये समानांतर रह गया, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। तो अपने तमिलनाडु के अंदर है और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है, इतनी बारिशें नहीं हो पाती है। क्लियर मेरी बात ये, तो ये थोड़ी सी बात याद रखना आप। तो यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, उसकी पहली उपशाखा क्या है, पूर्वी घाट या पूर्वी तट की उपशाखा, तो ये इधर आपके बारिश करवा देगी। लेकिन यहां इसमें इस कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु के तट पे से बारिश नहीं होती है। उसका कारण यह है कि इधर जो आपकी अरब सागर की जो शाखा है, उसकी उपशाखा, पश्चिमी घाट की उपशाखा, उसके तो वृष्टि छाया प्रदेश में रह गया ये, है ना, इसके पूर्व साइड में, इसलिए बारिश नहीं हो पाती है। और इधर से जो ये गुजरती है, जो ये शाखा गुजरती है, इसके समानांतर रह गया, तो ये इधर आ नहीं पाती है ये, इसलिए यहां पर बारिश नहीं हो पाती है। आगे जाके ये फिर बाद में इस क्षेत्र में बारिश करवाती है। उसके बाद में इसकी दूसरी उपशाखा है, हाँ भाई। तो देखो इधर, यहां अपन बात क्या कर रहे थे, इसकी पहली उपशाखा होगी पूर्वी घाट की उपशाखा। उसके बाद में दूसरी जो शाखा है, दूसरी जो उपशाखा है, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, बंगाल की खाड़ी की शाखा की, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल की खाड़ी की शाखा की पहली उपशाखा बात कर ली हमने। पहली उपशाखा क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट है, या फिर अपन बोले तो पूर्वी तट उपशाखा, ठीक है ना। दूसरी शाखा है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर उपशाखा, पूर्वोत्तर उपशाखा। पूर्वोत्तर उपशाखा के अंदर क्या होगा, जो पूर्वोत्तर भारत है आपका, इधर आप देखोगे ना, आगे देखो इस डायग्राम के माध्यम से समझो आप, ये मान लीजिए ये अपना भारत है, ये भारत है, ये यहां आपके इधर हिमालय है, इधर हिमालय, इसके नीचे हमने यहां पढ़ा था मेघालय का पठार। कौन सा पढ़ा था, मेघालय का पठार। और इस मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां पड़ी थी अपन ने, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ियां, हालांकि आपको ये पीछे बताया था कि मेघालय का पठार है वो आपके हिमालय का हिस्सा नहीं है, जबकि ये किसका हिस्सा है, ये आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है ये। तो यहां इस मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंतिया जो ये पहाड़ियां हैं, इनकी आकृति है कीप नुमा। कैसी है, कीप नुमा। तो इनके अंदर जब ये पूर्वोत्तर उपशाखा है इसकी, इधर ये बारिश करवाएगा, तो इन पहाड़ियों के अंदर ये फंस जाएगा और खूब बारिश करवाएगा। और इन्हीं पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है मासिनराम, मासिनराम। मासिनराम कहां, मेघालय में,
और ये क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिनराम है। और यहां मासिनराम के अंदर खूब वर्षा होती है। ये मासिनराम इसी मेघालय के पठार पर इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और यहीं पर स्थान है एक चेरापूंजी। कौन सा, चेरापूंजी, चेरापूंजी। तो यहां जो ये बारिश होती है पूर्वोत्तर भारत में, ये इस पूर्वोत्तर उपशाखा से होती है। और ये पूर्वोत्तर उपशाखा किसकी है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की एक उपशाखा है ये। तो फिर देखो वापिस एक बार मैं शॉर्ट में वापिस बता देता हूं कि मैन अपने मानसून है वो कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वो कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर इसको हमने आगे और तीन भागों में डिवाइड कर दिया। अरब सागर की शाखा को हमने आगे तीन भागों में डिवाइड कर दिया। एक पश्चिमी घाट की शाखा, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, पश्चिमी घाट उपशाखा, यानी ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो बारिश करवाएगा लेकिन पूर्व में नहीं करवा पाएगा। और एक हो गया नर्मदा ताप्ती उपशाखा। और उसके बाद में एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया गुजरात के मैदान की उपशाखा, गुजरात के मैदान की उपशाखा। और ये जो उपशाखा है ये अपने राजस्थान से संबंधित है। ये अपने राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या अरावली के दक्षिण में तो खूब बारिश करवाएगा, लेकिन अपने ये पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं करवा पाएगा। और इसको फिर हमने दो भागों में बांटा, एक पूर्वी घाट या फिर पूर्वी तट उपशाखा, और दूसरी क्या है, दूसरी है पूर्वोत्तर शाखा, पूर्वोत्तर शाखा। और यही पूर्वोत्तर शाखा, इससे जो बारिश होती है वो मासिनराम में होती है। तो ऐसे अपने यहां बारिश होती है। ये अपने मानसून था ये। तो मानसून को पढ़ने अच्छी तरीके से समझा, ये पूरा का पूरा समझने वाला। वैसे देखो ये शॉर्ट के अंदर इतनी बातें हैं, ये बाकी पूरा का पूरा ये समझने वाला था। ये थोड़ा सा याद रखना। अब देखो अपन बात क्या कर रहे थे, ऋतुओं की बात कर रहे थे। तीसरी ऋतु इसके जस्ट बाद में आती है शरद ऋतु। कौन सी, शरद ऋतु। और इसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, प्रत्यावर्तन काल। इसका अर्थ होता है मानसून का लौटना, मानसून का लौटना, मानसून का लौटना। और यह काल है आपके मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक, मध्य दिसंबर तक। इसमें क्या होता है, मानसून वापस जाता। जो मानसून अभी वर्षा ऋतु में आया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उस मानसून से बारिश हो गई। अच्छा एक चीज और याद रखना आप कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये भारत में दो चीजें इंपॉर्टेंट है फैक्ट के रूप में, कि ये मानसून है बारिश करवाएगा, ठीक है, भारत में खूब बारिश करवाता है ये, लेकिन इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो कैसे है, वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा ध्यान रखना। एक पॉइंट तो ये याद रखना कि उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम जाएंगे, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि पहले दक्षिणी भाग में ये एंटर करता है ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी, वर्षा की मात्रा में कमी, ठीक है। दूसरा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी। इस बात को समझे आप।
अब ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो वर्षा कम हो रही है। यानी दक्षिण पूर्व से भारत में जब हम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं ना, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। और ये स्टेटमेंट में कई बार आ गया प्रश्न, ये वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ये भाई जैसे आप डायग्राम में देखोगे ना, आप यहां से नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, इधर यदि आप जा रहे हो तो बारिश में कमी, इधर यदि आप जा रहे हो तो बारिश में कमी। यानी ओवरऑल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। ये लाइन आप याद कर लेना। ये सब चीजें स्टेटमेंट में आती हैं, ये कथन में आएंगे। ये चीजें प्रैक्टिस सेट में हमने ये स्टेटमेंट में डाली है बहुत सारी चीजें। ऐसे 100 प्रश्न थोड़ी पढ़ेंगे जलवायु के अंदर, हमने बढ़ाए हैं। ये बात याद रखना आप। अब बात अपन कर रहे थे शरद ऋतु की, यानी मानसून के प्रत्यावर्तन काल की, यानी मानसून का लौटना। और मानसून के लौटने का काल है वो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें विपरीत स्थिति बढ़ेगी। ये अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 21 जून को तो क्या होता है, सूर्य की सीधी किरण कहां गिरेंगी, बताओ सीधी किरण कहां गिरेंगी, तो कर्क रेखा पर गिरेंगी, कर्क रेखा पर गिरेंगी। और कर्क रेखा के आसपास हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जून के टाइम जब सूर्य की सीधी किरणें गिरेंगी तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा तो उच्च वायुदाब से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा ये। लेकिन उसके बाद जून से सितंबर और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की सीधी किरण गिरती है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर। और 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें गिरती हैं नीचे मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। तो देखो इधर, यानी ये स्थिति है इधर आपके, यहां आपके ये स्थिति है। पहले हमने मार्च के अंदर देख लिया, चलो एक बात छोड़ दो आप। उसके बाद यहां देखिए ऊपर, यहां 21 जून को सूर्य की सीधी किरण कहां गिर रही है, कर्क रेखा पर। उसके बाद में 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें कहां गिर रही हैं, भूमध्य रेखा पर। और नीचे ये क्या है आपके, ये आपके है मकर रेखा। और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण कब गिर रही हैं, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। अब सूर्य दक्षिणायन हो गया, अपन यहां पर हैं, यहां सूर्य इधर है, तो बताओ यहां स्थिति क्या बनेगी, यहां स्थिति बनेगी हाई प्रेशर की। क्योंकि यहां तापमान क्या हो गया, यहां तापमान क्या हो गया, यहां तापमान कम हो गया। भाई यहां स्थिति तापमान कम हो गया यहां पर, कब, दिसंबर के टाइम। हम बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। इनको आप मिटा दो एक बार, ये स्थिति है, ये मान लो सितंबर के बाद की बात मान लो। तो सितंबर के बाद में यहां बनेगा हाई प्रेशर और इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो फिर बाद में पवने इधर से इधर जाएंगी, पवने इधर से इधर जाएंगी। तो सुनो इधर मेरी बात, कि यहां पर यह स्थिति होती है कि नीचे यहां पर है, यहां आपके क्या है, ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा। ये मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण 22 दिसंबर को। उसके बाद में ये यहां पर क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा। यहां सूर्य की सीधी किरणें सितंबर में कब पड़ती हैं, 23 सितंबर को। ये आपके क्या है, ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। तो उसके बाद हम सितंबर के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, तापमान क्या होगा, यहां पर तापमान यहां पर क्या होगा, कम होगा। और तापमान कम होगा तो वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब उच्च होगा। यानी यहां स्थिति क्या बनेगी, हाई प्रेशर की। उसी टाइम नीचे यह स्थिति किसकी बनेगी, लो प्रेशर की बनेगी। पवने किधर से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इसके बाद जब ये पवने इधर से इधर जाएंगी, ये पवने इस तरह से ये पवने जाएंगी, ये पवने इस तरह से ये पवने जाएंगी, ये क्लॉकवाइज घूम के जाएंगी ये पवने। तो इधर से जब ये पवने आती हैं तो भारत की मुख्य भूमि में जब ये प्रवेश करती हैं, ये यहां जब ये प्रवेश करती है तो इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी इस दिशा से आ रही हैं। तो ये मानसून कैसा हुआ, ये मानसून हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। यानी लौटता हुआ जो मानसून है उसका नाम क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून। जो मानसून आया पहले उस मानसून का नाम क्या था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो मानसून लौट रहा है उसका नाम क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून। इस उत्तरी पूर्वी मानसून से अपने यहां पर बारिश होती है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। देखो इधर, यानी
यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं, यहां अपन बात कर रहे हैं किसकी, शरद ऋतु की। तीसरी ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु। शरद ऋतु की बात कर रहे हैं अपन। और इस शरद ऋतु के अंदर मानसून का लौटना है। यहां जो मानसून होगा वो होगा आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। वो क्या होगा आपका, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। इस उत्तरी पूर्वी मानसून से जो बारिश होगी वो अपने कहां होगी, वो अपने होगी कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर, या आप कहो तो तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट पर। स्पेशल राज्य का नाम लिखो तो आप तमिलनाडु और इसके आसपास का क्षेत्र, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश वो भी आ जाएगा इसके अंदर, वहां बारिश होगी। यहां लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ये मानसून है कैसा, ये लौटता हुआ मानसून। अच्छा, इससे बारिश होगी कैसे, इससे बारिश होगी कैसे, वो देखो ध्यान आप। इससे बारिश कैसे होगी कि भाई इधर से भी ये मानसून लौट रहा है तो यहां बंगाल की खाड़ी से क्या कर लेगा, वो नमी आर्द्रता ग्रहण कर लेगा और जाते टाइम ये इस स्थल भाग से टकराएगा तो यहां ये बारिश करवा देगा। ये तो अपन बार बार ये पढ़ते हैं कि लौटते हुए मानसून से बारिश कहां होती है, तो तमिलनाडु के अंदर, कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु तट पर, ये बार बार ये चीज आती है। ये तो यहां लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ये लौटता हुआ मानसून, इसका नाम क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो ये अब तक याद हो गए सारी बातें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो कौन सा है, जो आया, जिसे 75% बारिश होती है, जो दो भागों में बटा, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। लौटता हुआ मानसून कौन सा है, उत्तरी पूर्वी मानसून है। उससे बारिश कहां होगी, यहां तमिलनाडु के अंदर होगी। बात क्लियर होगी यहां तक, ठीक है। तो ये आपका जो अगली जो ऋतु है वो आपकी कौन सी है, शरद ऋतु या मानसून का प्रत्यावर्तन काल, ठीक है ना, जो मानसून के लौटने का काल है ये। अब लास्ट जो ऋतु है, लास्ट जो ऋतु है वो कौन सी है आपकी, वो आपकी है शीत ऋतु। क्या है, शीत ऋतु। शीत ऋतु। और शीत ऋतु कब है, ये आपकी मध्य दिसंबर से मध्य मार्च। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च इसका जो टाइम है, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च का जो टाइम है वो आपका है शीत ऋतु का। शीत ऋतु के अंदर क्या होगा, शीत ऋतु के अंदर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो आपकी ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये अब क्या होगी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में क्या होगा, सूर्य एकदम दक्षिणायन हो जाएगा, यानी मकर रेखा के आसपास हो जाएगा ये। तो ये जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये आपकी प्रतिस्थापित हो जाएंगे कहां पर, हिमालय के दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में। और हिमालय के दक्षिण में जब ये पवनें स्थापित हो जाएंगी तो यहां देखो, इस डायग्राम को देखो आप, डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताता हूं कि यहां पर ये आपके क्या है, ये आपके इंडिया है, ये इंडिया है आपके। यहां पर ये हिमालय पर्वतमाला है, ये इधर यहां पर आप है अपने भूमध्य सागर। क्या है यहां पर आपके, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है अपने यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, ठीक है ना, बड़ा जलीय क्षेत्र है। ये पवनें जब यहां से गुजरेंगी ऊपर से तो यहां से नमी ग्रहण कर लेंगी ये, क्योंकि शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये नीचे की ओर स्थापित हो जाती है, तो फिर ये इधर आएंगी तो यहां पर ये बारिश करवाएंगी ये। तो अपने शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो पश्चिमी जेट स्ट्रीमों से होती है, और पश्चिमी जेट स्ट्रीमों में जो नमी आती है वो कहां से आती है, भूमध्य सागर से आती है। तो यानी भूमध्य सागर से जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है या पछुआ पवने हैं उनके माध्यम से अपने बारिश होती है, और उस बारिश को अपन क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। उस बारिश को हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। इस मावठ की मात्रा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर, मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक जाते जाते ये इनकी मात्रा कम होती जाएगी। यानी इनकी जो दिशा है, इनकी मात्रा है वर्षा की मात्रा। यानी जो अपन बात कर रहे हैं किसकी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम से, जो भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवातों से जो बारिश होती है शीत ऋतु में, जिसको अपन क्या कहते हैं, मावठ। इनकी जो मात्रा है, इनमें जो वर्षा की मात्रा है, इनमें जो वर्षा की मात्रा है वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कम होती है, कम होती है। क्लियर मेरी बात। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उससे तो दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो बारिश की, वर्षा की मात्रा कम होगी। यहां पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, इससे जो वर्षा की मात्रा होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पहले स्थान ये आगे आएगा ना भाई, पहले जहां स्थान आगे सामने आएगा तो वहां तो बारिश ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर स्थल भाग में आगे जाएगा तो फिर उसमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी, धीरे धीरे वर्षा कम होती जाएगी। तो यहां जो वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर ये कम होती जाएगी। बात क्लियर यहां तक, ठीक है। अब देखो उसके बाद
एक मिनट, ठीक है, क्लियर मेरी बात यहां तक। और इसको क्या करें, यहाँ पे माउंट कर रहे हैं, तो ये अपने वर्षा हो गई है। अब यहां पर आपके ये 4 ऋतुएं होगी, शायद आपके समझ में आ गई होंगी ढंग से। यहां पर मैं कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ाने चाह रहा था आज, लेकिन ये पास में डीजे भर रहा है, उसके कारण ये वैसे भी डिस्टर्ब सा लास्ट में किया है इसने, इसलिए उसको अपन आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।